इसको फिर क्या होता है कि भनक लग जाती है, किसी ने मुझे अंदर डाला था, किसी ने मेरे खिलाफ एविडेंस वगैरह इकट्ठा किए थे। तो ये क्या करेगा, जिसने काम किया था तो उसको ढूंढेगा। तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पर आएगा, एनडीएफ के ऑफिस में आएगा। तो एनडीएफ के ऑफिस में आएगा तो ये क्या करेगा बंदा, पहले तो ये शार्प दिमाग वाला है, तो ये क्या करेगा, किसी ऑफिस वालों को फोड़ेगा, मतलब ऐसा फोड़ेगा नहीं, ऑफिस वालों को किसी के साथ दोस्ती करेगा और बोलेगा कि आपके पास ऐसा ऐसा पुराना कोई केस था क्या। तो ऑफिस वाला अगर अच्छा है तो वो बोलेगा नहीं है, लेकिन ऑफिस वाला थोड़ा दिमाग कम वाला है, तो वो क्या करेगा, हाँ हमारे पास ऐसा केस था तो उसका रिपोर्ट वगैरह मुझे मिल सकता है क्या, अगर इसने उसको खरीद लिया तो वो दे भी सकता है, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग नहीं तो क्या देगा। बराबर। दूसरी चीज है कि अगर आपका 10-20 गुंडे लेके आता है, पूरा ऑफिस सभी को सीबीआई जैसा आ जाता है, ना किसी को कॉल, ना किसी ने हिलना, ना किसी ने डोलना, ऑफिस ऐसा होता नहीं है। मैं बता, नहीं तो आप सोचोगे कि ऐसा हुआ था या होता है। ऐसा होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है हमारे साथ में भी या किसी के साथ में भी। लेकिन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमें जो केस क्लियर हो जाता है, तो उसका जो भी एविडेंस है या उसका रिकॉर्ड है वो हमें मिटाना चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन में है। बराबर। क्यों, किसके, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना, वो आउट कर देंगे। बराबर। तो आउट करने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, सिंपल सी चीज है। बराबर। तो रिकॉर्ड रूम का ऐसा है कि हमारे पास जो भी केसेस होता है उसका हम क्या करते हैं, पहले एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिसको देना है जो क्लाइंट है हमारा, उसको हम सबमिट कर देते हैं। बराबर। सबमिट करने के बाद 15-20 दिन हम वेट करते हैं कि उसको फिर से काम चालू करना है, या उसको कुछ मिसिंग हो गया होगा या कुछ है, तो 1 मंथ तक हम वेट करते हैं। 1 मंथ के बाद उसको हम उसी दिन, जिस दिन हमने उसको एविडेंस दिया उस दिन हम उसको क्या बोलते हैं कि हमने ये एविडेंस आपको सबमिट किए, इसके बाद हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमने जो भी आपको देने के बाद जो भी डाटा हमारे पास बचा था वो हमने मतलब आउट कर दिया, उसको हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास कुछ डाटा नहीं है, फिर भी हम उसको 10-15 दिन या 1 मंथ तक रखते हैं इमरजेंसी के लिए, और 1 मंथ के बाद उसको डिलीट कर। बराबर। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-3 साल बाद हमारे पास कोई क्लाइंट कॉल करता है कि मैंने आपको 1 साल पहले केस दिया था तो उसका क्या रिजल्ट है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का जो क्लॉज है वो भी हमें आज बनाना है। बराबर। तो वो क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कि रूल्स रेगुलेशन भी आपको बनाना है। जब आप किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन लेते हो, और हमारा एक केस फॉर्म होता है, तो उस केस फॉर्म के ऊपर एक क्लॉज डालना होता है कि हमारा केस खत्म होने के बाद अगर आपने इतने इतने दिनों में, जैसे कि लॉन्ड्री वाला लिखता है, देखो मालूम है क्या आपको, कि आपने जिस दिन आपने कपड़ा इस्त्री के लिए दिया है उस दिन के बाद अगर 1 मंथ के अंदर आपने कपड़ा रिसीव नहीं किया, तो उस कपड़े की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, फिर वो कपड़ा गुम भी हो सकता है, फिर वो देगा किसी को, ब्लैक में बेच देगा। उसी तरीके से हमारा क्या है कि केस खत्म होने के बाद 1 मंथ के अंदर ही हम आपको एविडेंस देंगे। अगर आपने 1 मंथ के अंदर हमसे एविडेंस कलेक्ट नहीं किया तो हम 1 मंथ के बाद वो एविडेंस आउट कर देते, हम उसको डिलीट कर देते, उसके बाद हमारी तरफ से आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिलने वाले, क्योंकि किसी का हम एविडेंस 1-2 साल संभाल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों संभालना है, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्लॉज हमें रूल्स रेगुलेशन में भी डालना होता है। बराबर। तो और बताओ। सर यूनिट देते समय कुछ रिसीव लेना चाहिए, अगर वो बोलेगा हम मिला ही नहीं हमको, तो ऐसा हो नहीं सकता लेना चाहिए, मतलब लेते नहीं है, लेकिन उसको ऑफिस सीसीटीवी इसीलिए होता है ना, ऑफिस में वो बंदा आया था उसको हमने कुछ दिया था। ऑफिस में सीसीटीवी का मतलब क्या है? है, हाँ। आपको लगता है कि उस बंदा थोड़ा चालाक है तो रिकॉर्डिंग निकाल के हमारे पेन ड्राइव में रखो कि वो ऑफिस में आया था, उसने क्या क्या डिटेल डिस्कस किया। बराबर। अभी आप लोग मीटिंग रूम में गए थे हमारे, जो क्लाइंट के साथ मीटिंग होता है, किस किसने देखा मीटिंग रूम, अभी फिर से एक बार खड़े हो जाओ, तो मीटिंग रूम में देखो आएगा, तो मीटिंग रूम में एक बार फिर से जाओ और देखो मीटिंग रूम ने हमें क्या सिस्टम बनाया, कैमरा देख के आओ सब। मीटिंग रूम, जिसने जिसने देखा नहीं, कैमरा देखो, हमने 2-3 एंगल से कैमरा लगाया। हाँ जाओ, जाकर देख के आओ। जो अभी हमारा पॉइंट था कि जब क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट अगर बोलता है कि बाद में कि आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, कैमरा से सेट करेगा कि आपको बराबर, तो हमने क्या किया, जहां पर हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, बराबर, वहां पर पूरे
एंगल से हमने कैमरा कैप्चर किया, 3 एंगल है वहां पर, आपको सिर्फ 2 दिखे। एक हमने स्पाई कैमरा भी लगा दिया है कि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कैमरा बंद करो, ये करो वो करो, फिर भी हमने वहां पर एक स्पाई गैजेट रखा है, स्पाई कैमरा रख दिया है कि अगर हमारे टेक्निक की भी कोई एरर आता है, लाइट चली गई, वाईफाई कनेक्ट है, तो वहां पर मेमोरी वाला कैमरा है, तो वहां पर वो कैप्चर कर देता है। और उसका कोई भी ऑफिस में क्लाइंट आता है, अभी आप जितने भी लोग आ चुके हो ऑफिस में, आपका 4 जगह पर एंट्री हो चुका है, बराबर। पहले तो गेट के बाहर गार्ड ने तो ले लिया, वो अलग बात। अंदर आने के बाद रिसेप्शन वाले ने ले लिया, अलग बात, बराबर। जिसको मिलना है, आप डीआईसी के लिए आए तो डीआईसी वालों ने भी आपका मतलब नोटिफिकेशन लिया कि ले लिया है कि आप आ गए, वो भी अलग बात है। लेकिन जो हमारा ऊपर सीसीटीवी मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है, वो वहां पर आप कब आ गए, आकर आपने क्या किया, आपका पूरा रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होकर हमारे हार्ड डिस्क में जमा होता है। अगर आप अभी जब बाहर जाते हो या ऊपर जाते हो, तो ऊपर जाकर देखो, जो ऑफिस में बंदा घूम रहा है बाहर का, तो उसके ऊपर कैमरा जूम करके रखा होता है। ऊपर आपको जाने के बाद, आप अभी ऊपर गए थे थोड़ी देर पहले, वहां पर आपने क्या देखा, वो साइड तो मॉनिटर होता है वो सिस्टम क्या है, सर्वेलेंस। तो कोई बंदा ऑफिस के बाहर भी आकर खड़ा होता है इंडिया के, तो हमारी सिस्टम क्या करती है, हमारा स्टाफ क्या करता है, तो वो बंदा यहाँ पर क्यों आया, किस लिए आया, किसको मिलने के लिए आया, तो उसका पूरा कन्वर्जेशन, अगर मीटिंग करने लिए आता है तो मीटिंग का पूरा रिकॉर्डिंग होता है हमारे पास, और वो हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं कि कौन सा बंदा। कभी कभी क्लाइंट भी मुकर जाता है, पहले क्या बोलता है कि मेरा ऐसा ऐसा केस है, 10 दिन काम होगा, 10,000 मैं आपको देता हूँ, केस आप करके दे दो, बराबर। और उसने क्या बोला होता है कि मुझे सिर्फ मेरी पत्नी कहाँ पर जा रही है, किसको मिल रही है, सब कहाँ पर जा रही है और कितनी देर रुकती है, इतना ही मुझे निकाल के दे, बराबर। ये हमारा मीटिंग हो गया, उसको हमने समझो 50,000 रुपए चार्जेस दे दिया। लेकिन वो फिर बाद में क्या करता है, उसको हमने दे दिया, वो कहाँ जाते हैं और कितने देर तक रुकते हैं, किसको मिलती है, ये दे दिया। लेकिन उसका क्या होता है, नहीं अभी मैं उसके विरुद्ध में केस डालूंगा, मैं उसके खिलाफ कुछ कोर्ट में जाऊंगा, तो मुझे जिसको मिलती है उस बंदे का भी नाम दे दो, पता दे दो, उसका मोबाइल नंबर दे दो, उसके घर में कौन कौन है, ये भी एविडेंस निकाल के दो। फिर हम ये एविडेंस उसी पैसे में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं, आपके पास केस दिया है तो आप वो भी निकाल के दो। हमारा डिस्कशन हुआ था उस दिन, हम जब मिले थे तो हमने डिस्कस किया था कि आप मुझे पूरे एविडेंस निकाल के दोगे, बराबर। तो पूरे एविडेंस निकाल के दोगे मतलब क्या, कि उसको जो चाहिए पूरे 10-20 साल, तब तक हम उसको 10,000 में काम करके दे सकते, नहीं दे सकते। तो सिंपल लॉजिक क्या है, उसके साथ जो भी डील होता है, एक तो रिकॉर्डिंग, दूसरा लिखित। हमारा जो केस फॉर्म होता है, उस केस फॉर्म के ऊपर हम क्या डालते हैं, रूल्स रेगुलेशन तो अलग हो गया, लेकिन उसके साथ जो बातचीत हो चुका है, बातचीत में उस बंदे ने हमें जो भी बताया है कि इसको 10 दिन का वॉच करना है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, बराबर। तो वहां पर हम लिखित में डालते हैं, पहला क्लॉज, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लोकेशन, इस लोकेशन पर वॉच करना है। और वॉच कितने बंदे करेंगे, सिर्फ एक ही बंदा, ये भी हमें वहां पर डालना पड़ता है। कभी कभी क्लाइंट क्या बोलता है कि कोई बिल्डिंग है, बराबर, समझो कि यही बिल्डिंग है, अभी राइटली इस बिल्डिंग में समझो कि हमारा एक स्टाफ है, उस स्टाफ के विरुद्ध में किसी ने केस दे दिया, और हमारे स्टाफ वाले को वो कहा जाता है किसको मिलता है, क्या करता है, इसको देखना है। तो बाहर का एक डिटेक्टिव, समझो कि इसने ही केस ले लिया, बराबर, इसने बजट क्या दिया, 2,000 रुपए में मैं 6 घंटे का 8 घंटे का करके दूंगा। लेकिन जब ये यहाँ पर वॉच करने के लिए आता है, तो ये बंदा ऑफिस के सामने रुक सकता है, नहीं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी है, क्या है वो है, बराबर। तो डील क्या हुआ है, वॉच करने का, लेकिन डील क्या है, परफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हो सकता है, मिस्टेक ये हो सकता है कि ये बंदा वॉच करने के लिए आकर यहाँ पर रुक नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, बाहर जाकर रुकेगा, जहां पर उधर होटल वगैरह है। तो ये क्या सोचेगा कि ये बंदा ऑफिस छूटने के बाद यहीं से जाने वाला है, तो वो वहां पर रुकेगा। लेकिन इसके दिमाग में कुछ अलग आ जाता है, ये क्या करता है, बाहर निकलता है, यहाँ पर चला जाता है, इस रास्ते से चला जाता है। तो यहाँ पर कितने बंदों की जरूरत, 2 बंदे, तो 2 बंदे और 2 बाइक चाहिए, बराबर। तो डील क्या हुआ है हमारा, डील तो एक ही बंदे का हो चुका है ना, 2,000 दिया, तो 2,000 में हमें 2 बंदे देने के लिए मतलब कंफर्टेबल है हम, हमें नुकसान हो जाएगा। तो डील करते समय लिखित में डील होना चाहिए कि कितने बंदे, कितनी बाइक्स, कितना टाइम, लोकेशन,
ये सब कुछ वहां पर डिटेल्स में लिखित में हमारा उस वो जो क्लाइंट है उसके साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब स्टैम्प के ऊपर नहीं, कच्चा वाला हमारे मतलब फॉर्मेट होता है बराबर, केस फॉर्म का, उसमें वहां पर पॉइंट पॉइंट डालना बराबर, सिंपल सी बात है। तो अभी थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो अभी तो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो अभी तो आपके पास ना कुछ केसेस है, समझो कि हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट है और क्लाइंट का और आपका झगड़ा अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए आपको कुछ इसमें बड़ा नहीं लग रहा। लेकिन जब आप रियलिटी में काम करते हो, जब आप सच में केसेस के ऊपर काम करने लगते हो और क्लाइंट के साथ B2B करते हो, तो एक जैसा क्लाइंट नहीं आता, 10 दिमाग वाले 10 अलग अलग क्लाइंट आते हैं। कभी कोई मतलब बहुत हल्का वाला रहता है, जो रहता है सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, सर जी मुझे करके दो आपके तरीके से, मतलब आपको जिस तरीके से करना है करके दो, ये लो पैसा बराबर। कोई बोलता है कि मतलब अभी जो सिचुएशन था, ये बोलता है कि सर जी ये बंदे से नहीं होगा, दूसरा क्या बोलेगा, चलो और 10 बंदे लगाओ, ये लो 10 बंदों का ये पैसा। लेकिन कोई क्लाइंट ऐसा आता है टेढ़ा मेढ़ा कि वो बोलता है नहीं, आपने बोला था आप एविडेंस निकाल कर दो, अभी मैं उतना ही पैसा दूंगा, 2 जगह पर लगाना है, क्या करना है मुझे पता नहीं है, आप मुझे उसी पैसे में एविडेंस निकाल कर दो। तो आप उसी पैसे में एविडेंस निकाल के दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, अगर आपके पास लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट है, तो वहां पर आपको एक वैलिड एविडेंस होता है कि नहीं इस तरीके से डील हुआ है। अगर आपको काम नहीं करना तो आप चले जाओ, आपको जो लीगल एक्शन लेना है जो करना है कर लो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा डील सिर्फ इतना हुआ था, एक बंदा एक लोकेशन एक जगह बराबर, और टाइमिंग ये है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी जो साइट है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। तो समझ लेना हमें यह है कि सिस्टम बिठाने से पहले हमें पहले हमारा सिस्टम अच्छे से खड़ा करना पड़ेगा, कि जो बाद में कुछ भी दिक्कतें आती है भविष्य में, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। और क्लाइंट बहुत गंदे गंदे आते हैं, गंदे गंदे आते हैं मतलब जो सेल्स पर्सन है, जो क्लाइंट के साथ मीटिंग में होता है, वो मतलब परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, इतने लोग बोल रहे हैं, अच्छे से काम नहीं हो रहा, फॉलोअप नहीं, ये अलग अलग चीजें होती रहती है। लेकिन जो सेल्स वाला है, जो उनके साथ B2B करने वाला है, उसका दिमाग बहुत अच्छा वाला होना चाहिए। अच्छा वाला मतलब क्या, कि कितना भी क्लाइंट बोले कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं सर जी ऐसा ही, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, उसको वहां पर कन्विंस करने की पावर चाहिए उसके अंदर बराबर। तो अभी ऑफिस में क्या मिसिंग हुआ या क्या क्या और चाहिए, इसके ऊपर किसी कुछ और डाउट आ रहा है या कुछ सुझाव आया कि ऑफिस में ये चीज होनी चाहिए। हम अभी तक यहीं पर है, ऑफिस, ऑफिस में क्या क्या होना चाहिए इसको लिख लिया सभी ने। आपके हिसाब से लिखो, जो आपको जरूरी लगता है, जो जरूरी नहीं लगता उसको डिलीट कर दो। ऑफिस में क्या क्या होना चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ऑफिस में स्टाफ चाहिए, रिसेप्शन चाहिए, चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पोस्टर चाहिए, बोर्ड चाहिए, CCTV चाहिए, बाथरूम वॉशरूम चाहिए, मीटिंग के लिए केबिन चाहिए, स्टोर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, गैजेट चाहिए, बुक चाहिए, वाईफाई चाहिए, सेफ्टी टूल चाहिए, कपाट चाहिए, फैन चाहिए, पार्किंग का एरिया चाहिए, डिपार्टमेंट अलग अलग चाहिए, जहाँ पान की व्यवस्था चाहिए, बराबर, झाड़ी कुंडी चाहिए, फील्ड के ऊपर काम करने के लिए बाइक चाहिए बराबर। ये किस लिए चाहिए, अगर खुद की एजेंसी चालू करनी है तो ये सब कुछ हमें चाहिए। नया अगर आप ये पूरा सेटअप आपको तैयार करना है तो 3-4 लाख रुपए, 4 लाख के करीब खर्चा आने वाला है नया सेटअप करने में। हाँ हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर कम बजट में करना है तो 1 लाख में पूरा भी कवर हो सकता है, अगर अच्छे करना है तो 10 लाख भी कम पड़ जाएगा। हाई क्वालिटी का अगर आपको ऑफिस चालू करना है, हाई क्वालिटी मतलब पूरा कांच का ऑफिस, सिस्टम, बड़ा एरिया, बड़ा ये, तो 10-20 लाख 20 लाख भी कम पड़ जाएगा। कुर्सियां ही 15-15 20-20 हजार की एक एक कुर्सी आती है, तो वैसा कुर्सी आपके ऑफिस में कम समझो 15 कुर्सी चाहिए आप, तो सिर्फ कुर्सी का 2 लाख दे दो कुर्सियां। होता है ऐसा, जिसका कैपेसिटी बड़ा है वो लोग, अगर उसको कुछ लाइफ में मतलब ऐसा बड़ा करना है, ब्रांड तैयार करना है, तो वो भी होता है, लोग 30-40 लाख रुपए आराम से खर्चे करते हैं। ये आपने KFC वगैरह सुना होगा, KFC सभी को मालूम है ना, उसका अगर हमें ब्रांच चालू करना है, मतलब फ्रेंचाइजी चालू करना है, तो पेमेंट कितना लगता होगा, कम से कम 50 लाख रुपए होता है जेब में, तभी आप उसका ब्रांच चालू कर सकते हो, फ्रेंचाइजी चालू कर सकते हो। कम से कम 50 से ऊपर ही आपका बजट होगा, तभी आप आगे के डिसीजन ले सकते हो। वरना वो आपको पहले पूछेंगे, पहला सवाल आपके जेब में पैसा कितना है,
कोई आप उसको KFC को या बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़ा मतलब ऐसा नागरम वगैरह उनको मत करो, ये बोले चाह वगैरह, वो भी फ्रेंचाइजी देते हैं, लेकिन उनका बजट है 10-15 लाख में पूरा सेटअप पूरा पूरा सिस्टम दे देते हैं। इंटरनेशनल अगर ब्रांड, उस ब्रांड का अगर आपको ब्रांच लेना है, फ्रेंचाइजी लेना है, तो उनको ईमेल करो, उनको कॉल मैसेज करो, जो भी करना है, तो उनको बोलो कि हमें ब्रांच लेना है। वो पहले आपको कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, वो बाहर से आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि इस बंदे के पास बजट कितना है। अगर इस बंदे के पास 2-3 मतलब समझो कि एक ब्रांच लेना है इसको, लेकिन इसके पास 2 ब्रांच का अगर पैसा है तभी आपको एक ब्रांच लेंगे। मतलब अगर 50 लाख रुपए उस ब्रांच को खर्चा होने वाला है, तो इस बंदे के पास कम से कम 1 करोड़ रुपए इसके जेब में होना चाहिए, तभी वो आपको ब्रांच देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रांच चलता है नहीं चलता, तो इस बंदे के माइंड के ऊपर गलत प्रेशर ना पैदा हो या कोई दिक्कतें ना पैदा हो, ये बंदा हमें टेंशन ना दे। इसलिए इसके पास अगर 50 लाख रुपए का ब्रांच लेने के लिए पैसा है, मतलब 50 लाख रुपए का ब्रांच है, तो उसके जेब में कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब ये 50 लाख का ब्रांच उसको दे देते। ये सिस्टम काम होता है। मैंने खुद उनके साथ मीटिंग किया है, बातचीत किया है, उन लोगों के साथ 2-2 दिन तक घूमा हो, तभी मुझे ये सिस्टम पता चला है कि इनका सिस्टम ये है कि वो आपको बोलेंगे कि सर जी आपका डिटेल्स दो, या आपको किस तरीके से ब्रांच चाहिए, आपका नाम पूछेंगे, गांव नंबर वगैरह, लेकिन वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या किसी बाहरी आदमी से आपकी जानकारी निकालेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तभी वो आगे आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। नहीं तो आपको बोलेंगे कि सर अभी हम आपके लोकेशन पे ब्रांच नहीं दे सकते। समझो कि आपको उनका रिप्लाई आ गया कि हम आपको ब्रांच दे नहीं सकते, कि समझ लो कि उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन निकाली है, या आपके बातों से उनको पता चला हो कि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो आपको डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि अभी आपके लोकेशन पर हम ब्रांच नहीं दे सकते, या अभी ब्रांच देना बंद है। तो ये अलग अलग चीजें होती है। ओके, तो इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। बराबर, अभी ऑफिस का सेटअप हो गया, तो आपके हिसाब से 4-5 लाख रुपए आपको ऑफिस में जा सकता है, या 1-2 लाख में भी हो सकता है, या आपकी कैपेसिटी है, आपको किस तरीके से आपका ऑफिस सजाना है, दिखाना है, या उसका जो भी होगा कंडीशन। बराबर, अभी ऑफिस का हो गया सभी का। तो इसके आगे, ऑफिस के आगे क्या हो सकता है? समझो आपने ऑफिस डाल दिया, अच्छा सेटअप वगैरह डाल दिया, ऑफिस डाल के क्या करना है हमें? मार्केटिंग 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 चाहिए, कस्टमर चाहिए। ऑफिस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, कस्टमर चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए मार्केटिंग के लिए। हाँ, हर जगह पर पैसा चाहिए होता है। बराबर, तो ये तो हो गया ऑफिस का। चलो ठीक है, अभी है क्लाइंट। क्लाइंट किस तरीके से हमें चाहिए? क्लाइंट लेने के लिए क्या स्ट्रेटजी होता है? जिसको पता है क्लाइंट किस तरीके से आ सकते हैं, उसने खड़ा रहना है और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है कि हम इस तरीके से क्लाइंट ला सकते हैं। ऍडव्हर्टाइजमेंट, ऍडव्हर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया ऍडव्हर्टाइजमेंट सगळ्यात मोठं पॉवर आहे सोशल मीडियामध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात जास्त प्रकार आहे. त्याच्यावर जर प्रेझेंटेशन तुम्ही चांगलं केलं ऍडव्हर्टाइजमेंट, क्लायंट 100% भेटणार. सोशल मीडिया दूसरा। बोलो बोलो, आप ही बताओ आगे का। सोशल मीडिया का हो गया, दूसरा नॉर्मल फक्त आपण पोस्टर लावून ते करू शकतो. कारण तिकडे आता सर मार्केटिंग हे होतं थोडे पॉवरफुल झालं पाहिजे सोशल मीडियावर होतं. चलो ठीक। और ये सोशल मीडिया का एक गलत, मैं आपको एक प्रभाव बता देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव कम और निगेटिव लोग ज्यादा आते हैं, तो ये सही बात है। अगर हम कोई एडवर्टाइज इंस्टाग्राम पर बूस्ट करते हैं detective का, कॉम्पिटिटर फोन करून हाँ तो वो तो अलग बात है, लेकिन देखो मेरा पर्सनली बताता हूँ, ये सोशल मीडिया वाला ही हमारा बंदा है। कम से कम हमारा एक बंदा निगेटिव कमेंट डिलीट करने के लिए एक ऊपर बैठा है। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर दिन में हमें कम से कम 4 से 5 से मैसेज आते हैं। आपको पता है नहीं, मालूम नहीं है, व्यू नहीं, कमेंट्स। कमेंट जो वीडियोस फोटोज होता है ना, उसके नीचे कमेंट्स आता है। बराबर, ये भी हमारा इंडियन का अकाउंट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मैंने अभी खोला है, देखो 3 कमेंट अभी लेटेस्टली आ चुका है। बराबर, लेटेस्टली कमेंट आ चुका। तो हमारा एक बंदा ऊपर बैठा है, वो क्या करता है, जो निगेटिव कमेंट आ चुका है उसको तुरंत डिलीट करने का काम करता है। बराबर, तो देखो यहाँ पर किसी ने नंबर डाला है, यहाँ पर रिप्लाई आ चुका है, फोर्स कड़क है, बराबर कुछ है, वेपन्स पर वेपन्स वगैरह भी है, ऐसा कुछ आया है। बराबर, लेकिन देखो इसके ऊपर का भी डिलीट नहीं हुआ, इसके नीचे का डिलीट कर दिया है लोगों ने हमारे, जो भी गलत कमेंट होता है। बराबर ना? अभी गलत कमेंट कौन करता है? जिसको कुछ मालूम ही नहीं हो गलत कमेंट करे। मतलब मैं हूँ, मैं से रील देख रहा हूँ, नल्ला आदमी हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, माँ बाप के पैसे पे जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। मेरे को क्या है, मेरे हाथ में मोबाइल है, एडवर्टाइज आ गया,
तो देखेगा अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या, जाएगा कमेंट बॉक्स में देखेगा ऐसा भी कुछ होता है क्या, कैसी फोर्स है, कैसा एजेंसी, वो आप हमारे पड़ोस का कुत्ता भाग गया उसको ढूंढोगे क्या, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। आप लोगों ने मतलब कभी आपने खुद का एडवर्टाइज किया तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या रिएक्शन देते, पॉजिटिव कब निगेटिव का, बराबर। और एडवर्टाइज किसको जाएगा हमारा, जो नल्ला बेटा उसको ही जाएगा, जो काम वाला आदमी है जिसके पास पैसा है उसके हाथ में मोबाइल ही नहीं होता, बराबर है ना। जो मुझे एक बात बताओ, जिसके पास बहुत पैसा है, बराबर, हमने इंस्टा पर एड बूस्ट किया, एड देखेगा कौन, जिसको कुछ काम नहीं है, जो रील देख रहा है उसको ही एड दिखने वाला है ना हमारा। हाँ। लेकिन हमें एड दिखाना किसको है, जिसके पास पैसा है, जिसको सच्ची में हमारी सर्विस की जरूरत है, उसको ऐड दिखाना है। तो ऐड में निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम, इसको भी आप समझ लो, बराबर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भविष्य में ये चीज होती है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर 10 कमेंट आता है तो 10 में से 2-3 कमेंट निगेटिव होता है, उसको डिलीट करना है, पॉजिटिव कमेंट को सेव करना है, बराबर। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस के ऊपर परिणाम नहीं होता। और दूसरी चीज है, अगर एक लाइन निगेटिव की चली गई तो फिर निगेटिव का ही लाइन चला जाता है। मतलब एक लोगों का एक समझ है, आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखे होंगे बहुत ज्यादा, कि क्या होता है किसी को लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सोशल मीडिया वाले बंदे हैं जो रील्स वगैरह बनाते हैं, अगर उनका आप रील सेक्शन में जाओगे सिर्फ तो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, बराबर, दोनों ही सेम रील बनाते हैं, लेकिन इस लड़की के रील के नीचे बहुत पॉजिटिव कमेंट रहता है, लेकिन इस रील के मतलब इस लड़की के रील के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट रहते हैं। क्यों कमेंट होते हैं, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी हो चुका है कि इसको कुछ भी बोलता है तो हर कोई इसको कुछ भी बोल देता है। लेकिन इसको क्या है कि लोगों का एक मेंटेलिटी हो जाता है, यार इसको सभी लोग पॉजिटिव बोलते हैं तो हम भी इसको पॉजिटिव बोलेंगे। ये हर किसी का मेंटेलिटी होता है, जैसे हम सोचेंगे वैसा ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा सिस्टम या हमारा जो फैन फॉलोइंग है वो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचेगा, या पॉजिटिव हमें मतलब लोगों ने हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे ही लोगों को बोलेंगे कि तुम भाई पहले पॉजिटिव कमेंट डालो, तो बाकी के लोग पॉजिटिव डालेंगे। अगर यहाँ पर पहले ही निगेटिव का लाइन शुरू हो गया तो पूरा निगेटिव का लाइन चला जाता है। ये सोशल मीडिया का एक सिस्टम है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा चीज है, बराबर। तो इसके ऊपर भी आप लोग काम करो, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह आपको करना चाहिए। अगर आप अभी नया जमाना है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम नहीं करोगे तो बिजनेस कुछ हो नहीं सकता। और पुराना जमाना चला गया, पुराने लोग कहते हैं अरे हमें क्या मार्केटिंग की जरूरत है, बराबर। किराना दुकान है, किराना दुकान सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बराबर। लेकिन कोई बड़ा ब्रांड है, बराबर, जैसे कि रनिंग का शूज है, बराबर, तो एक बंदे ने शूज उठाया और बोला कि ये 1600 मीटर दौड़ने के लिए अच्छा वाला शूज है, सिर्फ 500 रुपए, तो बाहर से लोग खरीदने के लिए इसको आ सकते हैं, बराबर। लेकिन किराना दुकानदार ने 1 किलो शक्कर हाथ में उठाया, ये अच्छा वाला शक्कर है, बराबर, 5 किलोमीटर से शक्कर लेने के लिए कोई आ सकता है, साइट वाला ही आने वाला है। तो कौन सी चीज का सोशल मीडिया पर डालना है, कौन सा नहीं डालना है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो आप डालोगे पार्ले बिस्कुट 5 रुपए में, हाँ। बराबर, तो सोशल मीडिया पे रील डालने का कोई फायदा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि पार्ले लेने के लिए साइट वाले ही लोग आ सकते हैं, या 50 किलोमीटर से कोई पार्ले लेने के लिए आ सकता है। लेकिन वही चीज अगर कोई घड़ी है ब्रांडेड, तो यहाँ से 200 किलोमीटर लेने के लिए, मतलब बाहर से 200 किलोमीटर से भी कोई बंदा ये घड़ी लेने के लिए आ सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ये अवेलेबल नहीं है और इसमें क्वालिटी सबसे अलग है। तो इसको हम सोशल मीडिया पे रील वगैरह एडवर्टाइज करके बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन शक्कर को, चाय पत्ती को बूस्ट कर सकते नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसमें और इसमें डिफरेंट है। तो सोशल मीडिया में हमें कौन सा कंटेंट डालना है, कौन सा नहीं, इसको भी हमें समझना चाहिए, बराबर। बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या, हमारा डिटेक्टिव का बिजनेस है तो हमें बिजनेस कौन दे सकता है, एडवोकेट फर्म वाला दे सकता है, बराबर। मतलब क्या, डी टू ए, मतलब डिटेक्टिव को एडवोकेट, ये B2B कर सकते हैं, बराबर। कोई एडवोकेट का फर्म है, बराबर, जिसके पास बहुत सारे केसेस है, तो उस एडवोकेट के साथ हम मीटिंग कर सकते हैं कि भाई तुम हमें केस दो, हर केस के बदले में हम तुम्हें 10% कमीशन दे देंगे। तो यहाँ से बिजनेस आ सकता है हमारा। ये टेक्निक मैंने खुद 4 साल पहले जब मैं इस फील्ड में आया था, तो जो शिवाजी नगर का जो हमारा कोर्ट है,
तो वो मैंने खुद अपनाया था। मैंने क्या किया था, छोटे छोटे पोस्टर्स मैंने निकाले थे, बराबर। तो उधर बहुत सारे चैम्बर है, तो मैं हर चैम्बर में घुस जाता था, उनके साथ बातचीत करता, सर जी ऐसा ऐसा है, तो ये है हमारा, ये है। वहां पर मुझे सीखने के लिए बहुत मिला कि कितने लोग हमारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, कितने लोग अच्छा सोचते हैं, कितने लोग बुरा सोचते हैं। तो वहां पर मैंने सिस्टम अपनाया, और अभी भी उसी मीटिंग से 4 साल पहले के अभी भी उन लोगों के मुझे केसेस आते हैं कि सर आप 4 साल पहले हमारे पास आया था, आपका विजिटिंग कार्ड हमारे ऑफिस में था, तो आप आए थे, ऐसा ऐसा हमारा है, मतलब आपने जिस तरीके से बताया था उस तरीके का हमारे पास केस है, तो ये केस मैं आपके पास भेज देता हूँ, आप इसका एविडेंस निकाल के दे दो और मेरा कमीशन मुझे भेज दो। वो बंदा आपको, एक क्लाइंट हमारा आपको कॉल करेगा। तो B2B मतलब क्या, आप एडवोकेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप पुलिस वालों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। पुलिस वालों के साथ कनेक्ट क्यों होना है, डिटेक्टिव टू पुलिस भी हो सकते हो ना, हाँ B2B मतलब डिटेक्टिव टू पुलिस, ये भी हम B2B कर सकते हैं। ये किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, पहचान वाले पहचान वाले पुलिस वालों को पकड़ो, बराबर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जितने भी मिसिंग लड़के लड़कियां हो चुकी है, उनको बोलो कि 8 दिन में आपके पास जितने भी केसेस आते हैं उनके मोबाइल नंबर और एड्रेस हमें दे दो। मोबाइल नंबर आएंगे तो उनको हमारे एडवर्टाइज भेज दो, आपके घर से लड़की भाग गई है, हम निकाल ढूंढ के देंगे। हमें पता है पुलिस वाले काम नहीं करते, हाँ तो प्राइवेट वाला कोई करके दे रहा है, तो वो हमें केस दे सकते हैं। हाँ तो पुलिस वालों से डाटा कलेक्ट करो। हाँ, वो डायरेक्टली आप उनको बोलेंगे ना, सर हम ऐसा करने वाले हैं, हम डाटा दो, तो नहीं देंगे, आप खड़ा भी नहीं करेंगे, पहले दोस्ती करो, चाय पानी फ्री में। उसको पता लगने मत दो कि आपका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है। आप पहले उनके साथ दोस्ती करो, थोड़ी रिश्तेदारी बढ़ाओ, चाय पीना, शाम को खाना पीना, दारू मटन जो भी करना है वो करो, बराबर। फिर कुछ दिनों बाद उसको बोलोगे सर हमें केसेस चाहिए, तो आपके ऑफिस में पुलिस स्टेशन में आने वाले केसेस का डाटा दे दिया करो मुझे, जो भी केस मिलता है उसका मैं परसेंटेज आपको दे दूंगा, बराबर। तो हाँ बोलेगा, तो समझो कि 8 दिन में 8 वहां पर केसेस आते। हर केस नहीं लेना, किसी ने किसी को पत्थर मारा, इसका इन्वेस्टिगेशन का केस ले सकते क्या, हम नहीं ले सकते। हमें कौन सा केस लेना है, मिसिंग का, मिसिंग का हमारे पास आता है, बराबर। तो मिसिंग का गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन बहुत अलग है। 48 घंटा होना चाहिए तब वो FIR लिखेंगे, बराबर। लेकिन कोई लड़की घर से भाग गई है और पुलिस उनको क्या बोलते हैं, अभी तो 2 घंटे पहले गई है, 48 घंटा रुक जाओ, उसके बाद हम FIR लिखेंगे। हाँ, कभी कभी लिया जाता है एक्शन वगैरह, वो अलग बात है, लेकिन रूल्स के हिसाब से वो क्या करते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि कोई बंदा आ गया, वही पुलिस वाले के साथ हमारा बॉन्डिंग है, तो वही क्या बताएगा कि हम तो हमारी तरफ से कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में भी होना चाहिए तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, तो उनके साथ आप बातचीत करो, वो आपको ढूंढ के देंगे जल्दी जल्दी, बराबर। तो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, पुलिस के पास तो केस दिया है, लेकिन पुलिस अच्छे से काम नहीं करती, तो वो हमें कांटेक्ट करेगा, सर जी आपको हमें ये ढूंढ के दो। उसने 1 लाख रुपए हमें दिया, तो चुपके से 10,000 निकालो, पुलिस वालों को दे दो, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिटेक्टिव तो पुलिस वाला, ये भी B2B हो सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मार्केटिंग का एक फंडा बता रहा हूँ, जिससे अगर आपका खुद का, मैंने क्या बताया आपको कि आपने दिमाग में सोच लेना है कि आपने डिटेक्टिव एजेंसी चालू किया है, जॉब का छोड़ दो, क्योंकि हमारा अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल में टॉपिक ही हमारा क्या है, ऑफिस क्लाइंट रिपोर्ट मैनेजमेंट। पहले ऑफिस चालू करना है, फिर क्लाइंट को लेना है, तो क्लाइंट का लेने का भाई हमारा टेट रजिस्टर में, क्लाइंट हमारे पास किस तरीके से आ सकता है, अभी मैंने बताया उस तरीके से क्लाइंट आ सकता है या नहीं आ सकता, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, बराबर। और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे मदद करते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे है कि जो हमें हेल्प वगैरह करते हैं, हमें केसेस वगैरह देते हैं, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सटके लोग रहते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग चीजें चलती रहती है, कभी बोलेंगे हाँ, कभी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कभी बोलेंगे नहीं 1 लाख रुपया तो 50,000 हमें दो दो, तो छोड़ दो, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, बराबर। अभी B2B में और किसके साथ B2B कर सकते हो, D2M, डिटेक्टिव न्यूज, ठीक है, उनके पास भी कोई मैटर्स वगैरह आते हैं न्यूज के लिए वगैरह, उनसे भी हमें केसेस वगैरह मिल सकते हैं। D2H, डिटेक्टिव टू HR, बड़े बड़े HR के साथ मीटिंग कर लो, बराबर। तो HR से हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ सकता है, और मिसिंग है, और हो सकता है। ये मार्केटिंग का मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, पैसा कम, जब केस आने वाला है तभी हमें उनको मतलब जो परसेंटेज है वो देना है, जब केस नहीं आता तो काहे का परसेंटेज, बराबर। लेकिन सोशल मीडिया का वैसा नहीं है, पहले हमें पैसा डालना पड़ेगा, तब हमें केसेस मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो,
कभी कभी ऐसा होता है मैंने खुद 2-3 लाख रुपए सोशल मीडिया पे डाला है लेकिन एक भी केस नहीं आया। कभी कभी ऐसा होता है 10,000 डाल दिया और 4-5 केसेस आ गया, ऐसा भी होता है। सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं है, कभी एल्गोरिदम सेट हो जाता है, कभी नहीं होता। लेकिन ये क्या है, जब हमारा पैसा जाने वाला है, बराबर, मतलब जब हमें केस आने वाला है तभी हमारा पैसा जाने वाला है, बराबर ना। डिटेक्टिव टू मैरिज मतलब क्या, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसके पास शादी के बायोडेटास रहते हैं, मैट्रिमोनियल साइट, शादी के मंडप वाले जो रहते हैं, हॉल्स वाले, उनके साथ आप कर सकते हो, बराबर ना। अगर किसी बंदे ने अपना बायोडेटा शादी.com पे डाला है तो आप डायरेक्टली शादी.com के साथ B2B कर लो कि भाई तुम्हारे पास जितने भी शादी के लिए डॉक्यूमेंट आते हैं, बायोडेटास आते हैं, उनका हमें डाटा दे दो और आप उनके साथ B2B करो कि आपने ऑनलाइन तरीके से डाटा देखा है तो उस बंदे का हम प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन आपको 50% में कर देंगे डिस्काउंट के साथ। तो आपको क्या करना है, D2M मतलब मैरिज वाले, जो भी मैरिज वाली संस्था है उनसे, वो शादी.com हो फिर वो divorce.com हो, जो भी होगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हॉल वाला हो, शादी के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, D2M B2B हो सकता है ना, हाँ। तो इनके साथ B2B कर लो, यहाँ से बिजनेस आ सकता है हमें। तो यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन है मैरिज में, तो एक एक ऑप्शन बताओ। अभी दो दो डिस्कस हो गया, एक तो जो वेबसाइट रहता है शादी का एक हो गया, दूसरा हॉल वाला हो गया, और आचारी वाला भी हो Offline सकता वाले है, कम घोड़े वाला हो सकता है। हाँ। घोड़े वाले का पास भी डाटा आएगा ना शादी का, जिसका शादी तय हो चुका है उसको नाचने के लिए घोड़ा तो चाहिए, तो घोड़े वाले के पास डाटा आ सकता है बंदे का, तो शादी तय होने के बाद भी हम इन्वेस्टिगेशन करके दे सकते हैं। डेकोरेशन वाला, डेकोरेशन वाला हो सकता है और बैंड वाला हो सकता है। और अभी देखो, Catering वाला भी हो ये सकता है। सोचने के लिए तो बहुत क्रिटिकल है, मतलब कि यार ये लोग बिजनेस देंगे हमें, लेकिन उनके पास भी डाटा आता है, हाँ। बराबर। आप किसी मतलब विलेज, छोटा सा विलेज है, उस गांव का बैंड वाला ढूंढोगे, वहां से आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप पुणे का टॉप का बैंड वाला ढूंढोगे जो कि रईस लोगों के शादियों में बैंड बजाता है, हाँ। बराबर, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे, एक साल आगे शादी है तब कि उनके पास डेट फिक्स किया जाता है, एक साल बाद वाला। तो उनके पास एक साल होता है, तो एक साल में वो बहुत झगड़े बिगड़े होते हैं, उनके दिमाग में आता है नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, हम शादी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने खुद 1 मंथ बाद शादी फिक्स हुआ है, उन लोगों के शादियां तोड़ाई मैंने खुद। क्यों? क्योंकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि वो बंदे की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो बंदा ऑलरेडी मैरिज है उसका, पहले शादी हुआ था, वो फंसा रहा है, वो जो पैसे के लिए शादी कर रहा है, बराबर। ये जो DTM बोल रहा हूँ, इसी रिलेटेड हमने जो मार्केटिंग किया था उन्हीं लोगों से मुझे एक केस आया था। मैं एक केस बताता हूँ आपको, मुंबई का एक केस था। मतलब वो लेडी ने किस तरीके से हमें कांटेक्ट किया मालूम नहीं, लेकिन घोड़े वाले ने कांटेक्ट किया था। तो घोड़े वाले ने कांटेक्ट किया, हमें नहीं किया, वो क्लाइंट को, कि आपका पति दूसरा शादी कर रहा है, बराबर। मतलब ये पूना का जो पुणे स्टेशन है उसके साइड में कुछ बड़ा एक बड़ा वाला हॉल है, रईसों का हॉल है वो, कोरेगांव पार्क, पुना स्टेशन कोरेगांव पार्क के बीच में हो। कि एक लेडी का मुझे कॉल आया बम्बई से कि मेरा पति दूसरा शादी कर रहा है, आप वहां पर जाकर एविडेंस निकालो। तो हम गए वहां पर, फोटोज वीडियोस वगैरह निकाले, वहां पर पुलिस बुलाए, शादी, वो लड़की ने वहां पर जाकर हंगामा किया कि इस बंदे का मेरे साथ शादी हो चुका है, फिर भी वो दूसरा शादी कर रहा है। वो शादी हमने शादी के लिए मोड़ दिया, मैं खुद वहां पर वो काम करने के लिए था। लेकिन ये मैटर क्या था मालूम है आपको, ये बंदे ने पहले शादी किया था ये दोनों ने, तो अभी घर वालों ने बोल दिया कि आपका शादी करना है, तो ये घर वालों ने बोल दिया, तो ये दूसरा शादी कर रहा था। लेकिन पहली पत्नी को मालूम नहीं कि शादी किया है। लेकिन पहली पत्नी को किसने बताया कि आपका पति शादी कर रहा है? इनसे गलती क्या हुआ कि पहले समझो कि, थोड़ा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ये पति पत्नी है, हाँ, ये रियलिटी है, मैं सच्ची केस बता रहा हूँ। ये समझो कि पति है, ये पत्नी है, बराबर। इन दोनों का 2 साल पहले शादी हुआ था, ये पूना में हुआ था, बराबर, पुणे में हुआ था शादी। तो इस शादी में, ये शादी किसका था, ये शादी लड़कों की वालों पे, मतलब पहला वाला शादी है ना, लड़कों वाले ने किया, पूरा शादी का खर्चा वगैरह लड़कों वाले ने किया। लेकिन अभी लेटेस्टली क्या हुआ, इन दोनों को झगड़ा हो गया, तो ये दोनों अलग रहने लगे। तो इसके लड़के के घर वाले ने क्या किया, इसके लिए दूसरी लड़की ढूंढी और दूसरी लड़की के साथ इसका शादी फिक्स किया। लेकिन हुआ ये चीज कि ये जो शादी फिक्स किया है पुणे में किया, तो पुणे में करने के बाद ये जो लड़की है, ये अभी पहला तो शादी इसने किया था, मतलब इसके घर वाले ने किया था, लेकिन सेठ के द्वारा शादी पुणे के लोगों ने क्या किया, लड़की की तरफ धकल दिया।
तो लड़की की तरफ जब ढकल दिया तो लड़की वालों ने क्या किया, एक घोड़े वालों को हायर किया। तो घोड़े वाला जब वो शादी में सुबह नाचने के लिए आया तो पता चला कि 2 साल पहले मैंने जो शादी किया था, जिस घोड़े को मैंने मतलब जो मैरिज वाला बंदा है जिसको मैंने अपने घोड़े पर बिठाया था, वही आज 2 साल बाद घोड़े पर बैठ रहा है। तो उसके दिमाग में क्लिक हो गया कि ये फेक शादी है या कुछ फंसा रहा है। तो इधर इसने क्या किया, इस लड़की को कॉल किया, कहीं से नंबर वगैरह निकाला होगा, नहीं तो उसके पास हुआ इसके पप्पा का वगैरह, कि आपका 2 साल पहले शादी हुआ था तो आपके मिस्टर का दूसरा शादी हो रहा है, मतलब आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है क्या, ऐसा पूछने के लिए। तो फिर इसको पता चला कि अरे मेरे पति का आज दूसरा शादी हो रहा है। सुबह घोड़े वाला जब आया तो वो बंबई में थी, तो उसने हमें कॉल किया और आप वहां पर जाकर वो शादी तोड़ दो, इसलिए उसने हमें कॉल किया। तो हम पुलिस कोरेगांव पार्क के हम पुलिस वगैरह वहां पर लेकर गए। वो तब तक वो भी शाम का शादी था और दोपहर को घोड़ा आया था। तो फिर हम हमारा पूरा फौज लेके वहां पर गए और वो भी लड़की तब तक वहां से आई। तो 7:30-8 बजे हमने वो शादी तोड़ दी। तो यहाँ पर क्या है, घोड़े वाले की वजह से क्या हुआ, जो होने वाली चीज थी वो बच गई। बराबर न्यूज में भी आया था, लेकिन बड़ा वाला नहीं आया था, वो पुण्य नगरी में छोटे साइड में आया था। सेकंड शादी तोड़ दिया, तो डिटेक्टिव का तो नहीं आया था लेकिन वो आया था शॉर्ट। बराबर। तो इस तरीके से भी होता है। तो हमें मार्केटिंग करने के लिए क्या है, मैरिज वाले भी बहुत काम आ सकते हैं, लेकिन हमें मैरिज वाला कौन सा पकड़ना है, अच्छा वाला पकड़ना है। नहीं तो आप जो बंदा कभी गाँव मतलब जो घोड़ा कभी गांव के बाहर गया ही नहीं उसको पकड़ोगे तो कैसे केस आएगा। बराबर। तो वो भी दिक्कत है। जिसके पास 10, 15, 20 लाख रुपए मार्केटिंग के लिए है, उसने क्या करना है, शादी.com का जो वेबसाइट है उनके साथ कनेक्ट करना है। आपके वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट पेज पर हमारा डिटेक्टिव का एडवर्टाइज शो कर, वहां पर करोड़ों लोगों का डाटा वहां पर रजिस्टर है शादी के लिए। जो भी उस वेबसाइट में जाएगा शादी करने से पहले वहां पर हमारा एडवर्टाइज दिखेगा कि आप शादी तो कर रहे हो लेकिन पहले प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कर लो, उसके बाद शादी कर लो। ये एडवर्टाइज वहां पर डालो। बंदा वहां पर वो बंदे का प्रोफाइल देखने के बाद तुरंत हमें कांटेक्ट करेगा, हमने ये प्रोफाइल देखा है, इसका आप हमें डिटेल्स निकाल। लेकिन उतना बजट चाहिए। शादी.com मतलब नॉर्मल जो वेबसाइट रहता है वो नहीं बोल रहा हूँ, रियल वाला जो शादी.com है वो कौन है, अमित, वो क्या अमित नाम है उसका, बराबर, मालूम होगा किसी को। शादी.com का ऑनर कौन है, अमित नाम है उसका, वो शार्क टैंक में आता है, बराबर ना। तो उसके वेबसाइट के ऊपर अगर हमारा एडवर्टाइज डालना है तो कम से कम 8 दिन का प्राइस वो 10-15 लाख के ऊपर ही जाएगा। उतना अगर आपके पास बजट है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपना ये भटजी मिर्ची ठीक है। बराबर। देखो सोशल मीडिया अलग हो गया और यहाँ पर गूगल अलग हो गया। सोशल मीडिया अलग और गूगल अलग हो गया। सोशल मीडिया मतलब क्या, वीडियोस पोस्टर्स सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना। लेकिन गूगल एडवर्टाइज अलग हो गया, सोशल मीडिया से ज्यादा गूगल एडवर्टाइज से हमें ज्यादा लीड्स मिलते हैं।